हेलो दोस्तों। आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 24वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस कहानी में देखा था कि रेस्टोरेंट में जिया का भाई रोहन प्रेम का इंतजार कर रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद प्रेम और वरुण दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं और रोहन के पास आकर बैठ जाते हैं। तभी प्रेम रोहन से पूछता है कि बोलो, तुमने यहाँ हमें क्यों बुलाया और तुम हमसे क्यों मिलना चाहते थे। तो रोहन ने प्रेम से सुमित के बारे में बताता है। सुमित का नाम सुनकर प्रेम और वरुण हैरान हो जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। उधर वैशाली बंगले के अंदर आकर दरवाजे की बेल बजाती है। दरवाज़ा खुलते ही कुसुमा से पूछती है, भाभी कहाँ है। कुसुमा कहती है, अभी भाभी ऊपर अपने कमरे में हैं। वैशाली अपना बैग फेंक कर सीधा ऊपर जाती है और निशा के कमरे में पहुंच जाती है। निशा उस वक्त अलमारी में प्रेम के प्रेस किए हुए कपड़े रख रही होती है जो दोपहर को धोबी दे गया था। तभी वैशाली आती है और निशा से पीछे से लिपट जाती है। निशा चौंक जाती है। वैशाली ने उसको कस के पकड़ रखा था। निशा समझ जाती है कि ये वैशाली है। निशा वैशाली से पूछती है, क्या बात है। वैशाली, कोई बात हो गई क्या। वैशाली निशा को छोड़कर आगे आती है और निशा से लिपट जाती है और कहती है, भाभी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, हम सब आपके बगैर नहीं रह सकते। निशा कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं कहीं जा थोड़ी रही हूँ और मैं आप सबको छोड़कर कहीं जाने वाली भी नहीं हूँ। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। वैशाली कहती है, बस भाभी ऐसे ही, जाने क्यों मेरा मन आपको बताने को हो रहा था कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। निशा मुस्कुरा देती है और वैशाली को फिर से अपने गले लगा लेती है और कहती है, हम भी आप सबको बहुत प्यार करते हैं। उधर प्रेम रोहन से पूछता है, सुमित के बारे में कुछ बताओ। तो रोहन बताता है, सुमित भैया की दादर में छोटा सा शॉपिंग मॉल था जहाँ हर चीज़ मिलती थी। दीदी वहाँ पर रोज़ जाया करती थी। धीरे धीरे सुमित भैया से उन्होंने नज़दीकी बढ़ा ली। सुमित भैया धीरे धीरे काम में लापरवाही करने लगे। जो नौकर सुमित भैया की शॉप में काम करते थे, उन नौकरों को दीदी ने पैसा देकर अपने कब्जे में कर लिया था और नौकर भी लापरवाह हो गए थे। इस तरह से उनकी शॉप बंद हो गई। सुमित भैया ने शादी के लिए उनसे कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, तुम जैसे फटीचर से कौन शादी करेगा। सुमित भैया का दिल टूट गया और सुमित भैया पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिली। बाद में मुझे पता चला दीदी ने उनकी सहेली के पापा से 2 लाख रुपए लिए हैं, क्योंकि उनकी सहेली के पापा ने वहीं पर एक मॉल खोला था। सुमित भैया का मॉल ज़्यादा चलता था, इसलिए उन्होंने सुमित भैया का मॉल बंद करवा दिया। इसलिए भैया मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी दीदी के झांसे में मत फंसना। दीदी बहुत खतरनाक है, वह कुछ ना कुछ करके आपको अपने चक्कर में ज़रूर फंसाएंगी। प्रेम और वरुण एक दूसरे का मुँह देखते हैं। आज उनकी समझ में आ जाता है कि सुमित ऐसा क्यों हो गया। जिस सुमित की रोहन बात कर रहा था वह प्रेम का सुमित था। दोनों थोड़ी देर सोचते हैं और प्रेम बोलता है, रोहन यह बताओ, जिया तुम्हारी सगी बहन है, फिर तुम उसके खिलाफ क्यों हो रहे हो। रोहन कहता है, भैया मैं आपको एक और सच बताना चाहता हूँ। मैं आपकी बहन वैशाली से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और
मैं अपनी बहन से भी बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहन से प्यार करता हूँ, इसलिए उसको गलत लाइन पर जाने नहीं दे सकता। आज तक उनको रोक नहीं पाया, लेकिन इस बार मेरे प्यार का भी सवाल है, इसलिए मैं अपनी दीदी को रोकना चाहता हूँ। अपनी दीदी को रोकने के लिए इस बार जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगा। भैया, मुझे आज भी सुमित भैया का चेहरा याद है, किस तरह तड़प कर वह हमारे घर गए थे। मम्मी ने जिया दीदी से बात करना छोड़ दिया था, क्योंकि मम्मी सुमित भैया को अपना दामाद मानने लगी थी। वह सुमित भैया से बहुत प्यार भी करने लगी थी। जब रोहन वैशाली की बात करता है तो प्रेम को और शौक लगता है। वह कहता है, यह तुम मुझे दूसरा शौक दे रहे हो। प्रेम कहता है, सच में तुम मेरी बहन से सच्चा प्यार करते हो तो ठीक है। तुम्हारी बहन की अकल ठिकाने लगाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। और तुम्हें भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिस सुमित की तुम बात कर रहे हो वह मेरा छोटा भाई है। रोहन ताज्जुब से प्रेम और वरुण की तरफ देखता है और खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या सुमित आपके छोटे भाई हैं? प्रेम कहता है, ये बात मुझे आज पता चली है कि मेरे सुमित को एक लड़की ने बर्बाद किया है। आज तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरा सुमित ऐसा क्यों हो गया। मैंने बहुत जानने की कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं बताया। मैंने भी उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। तभी रोहन प्रेम से कहता है, भैया, मैं वैशाली से बहुत प्यार करता हूँ। और प्रेम के आगे हाथ जोड़ देता है और कहता है, मैं वैशाली के बिना जी नहीं पाऊँगा। प्लीज़ अब मेरी फीलिंग्स को समझिए। और प्रेम के पाँव में सर रख देता है। प्रेम उसे तुरंत उठाता है और प्रेम कहता है, अरे यह तुम क्या कर रहे हो? मैं प्यार करने वालों की हमेशा कद्र करता हूँ। अगर तुम मेरी बहन से प्यार करते हो तो मैं वैशाली की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हूँ। पर अब तुम्हारी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक नहीं 2 शादियाँ होगी। प्रेम की आंखों में गुस्सा था, इधर वरुण की आंखों में भी गुस्सा था। वरुण कहता है, हमारी बहन से शादी करने के लिए तुम्हें हमारी शर्त माननी होगी। और हमारी शर्त यह है कि जैसा जैसा हम तुमसे कहेंगे तुम वैसा ही करोगी। रोहन प्रेम और वरुण से कहता है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। वरुण कहता है, तुम्हारी बहन को कोई नुकसान नहीं होगा और तुम्हारी बहन की ज़िंदगी सुधर जाएगी। तुम बहन अब किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगी, यह हमारा खुद से वादा है। प्रेम रोहन से कहता है, अब तुम घर जाओ, जैसे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। और अगर तुम्हारी बहन की कोई भी एक्टिविटी हो तो मुझे तुरंत फ़ोन करके बताना, चाहे वरुण को फ़ोन कर देना चाहे मुझे। रोहन कहता है, ठीक है भैया। रोहन चेयर से खड़ा हो जाता है, थोड़ा रुक कर प्रेम से कहता है, भैया प्लीज़ वैशाली को डांटना नहीं घर जाकर। प्रेम बोलता है, रोहन एक बात जान लो, मेरा परिवार, मेरी बहन, मेरी माँ और मेरी बीवी मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। उनकी खुशी, उनकी तकलीफ़ सब मेरी है। अगर मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है तो मैं उसके प्यार के बीच कभी दीवार नहीं बनूंगा। यह बात तुम अच्छी तरह अपने दिमाग पर बिठा लो। फिर रोहन बाय भैया बोलकर रेस्टोरेंट से चला जाता है। प्रेम और वरुण दोनों जिया के बारे में बात करते हैं। वरुण प्रेम से कहता है, सर आप भी वही सोच रहे हैं ना जो मैं सोच रहा हूँ? तो प्रेम भी कहता है, हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। फिर दोनों एक साथ कहते हैं, चलो प्यार की चिंगारी में आग लगाते हैं, एक घर और बसाते हैं। और दोनों मुस्कुरा देते हैं। वरुण प्रेम से कहता है, सर आप घर जाइए। प्रेम वरुण से कहता है, वरुण अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हम बाद में देख लेंगे, पहले मिस्टर जॉनसन की मीटिंग पर ध्यान दो। पहले यह मीटिंग अटेंड करते हैं, क्योंकि इससे हमारे हज़ारों लोगों की रोटियां जुड़ी हैं। अपनी प्रॉब्लम बाद में देखेंगे, अभी पूरा ध्यान हमें मिस्टर जॉनसन की मीटिंग में लगाना है। अभी हमें अपना ध्यान भटकाना नहीं है। एक बार यह डील हो जाए उसके बाद सोचेंगे कि हमें जिया एंड कंपनी का
करना क्या है। फिर दोनों फिर से मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुराते हुए दोनों रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं और अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने अपने घर चले जाते हैं। आज भी सब लोग प्रेम का इंतजार कर रहे थे। प्रेम आकर सीधा अपने कमरे में जाता है और फ्रेश होकर नीचे आकर डिनर करने लगता है। डिनर करके सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और प्रेम अभी अपने कमरे में आ जाता है। आज प्रेम ने निशा से कुछ नहीं कहा कि जल्दी आओ, क्योंकि आज प्रेम का मन अच्छा नहीं होता है। उसे बार बार सम्मी की याद आ रहा था और आकर वह अपनी कमरे में बेड पर लेट जाता है और सम्मी के बारे में सोचने लगता है। प्रेम सुमित को प्यार से सम्मी कहता है। उसे वह दिन याद आता है जब सम्मी से पहली बार मिला था। सम्मी की बचपन की पुरानी यादें। एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 5 साल थी, वह रो रहा था। सड़क पर भीड़ जमा थी पर कोई भी इस बच्चे को चुप नहीं करा रहा था। बच्चा बहुत रोए जा रहा था। उसी वक्त वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है पर गली में भीड़ होने की वजह से वह गाड़ी वहाँ से निकल नहीं पाती है। गाड़ी में बैठा 18 साल का लड़का ड्राइवर से पूछता है, क्या बात है, गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? ड्राइवर कहता है, साहब आगे बहुत भीड़ है। तभी लड़के को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। लड़का गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरता है और भीड़ को चीरकर जैसे ही ज़मीन में देखता है तो वहाँ एक औरत पड़ी होती है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वह लोगों से पूछता है, इस आंटी जी को क्या हुआ? पर कोई कुछ नहीं बताता। और वहीं पास में ही एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 5 साल की रही होगी, वो वहीं पर माँ के पास बैठा रो रहा था। वह लड़का उस बच्चे के पास बैठता है और पूछता है, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बच्चा बोलता है, मेरे पापा नहीं हैं, मेरी मम्मी बच हैं। बच्चा ज़मीन पर पड़ी उस औरत की तरफ इशारा करता है। वह लड़का तभी अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करता है और कहता है, अंकल मैं प्रेम बोल रहा हूँ। मैं इस टाइम धारवी की बस्ती में खड़ा हूँ। मैं यहाँ सोनल काका को देखने आया था, पर यहाँ एक औरत, शायद वह मर गई है, वह ज़मीन पर पड़ी हुई है। आप प्लीज़ आ जाइए और मेरी हेल्प कीजिए। उधर से वह आदमी बोलता है, ठीक है तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। प्रेम उस बच्चे को गोद में उठा लेता है और चुप कराता है। वह बच्चा बार बार रोकर कह रहा था, मेरी मम्मा मल गई, भैया मेरी मम्मा मल गई। प्रेम उसकी तोतली जबान समझ रहा था, वो अपनी तोतली जबान में क्या कह रहा है। और प्रेम उससे कहता है, क्या हुआ मम्मा मर गई तो? यह भैया है ना तुम्हारे पास, वह तुमको बहुत प्यार करेंगे। बच्चा चुप हो जाता है और प्रेम से कहता है, आप मेरे भैया हो? हाँ मैं तुम्हारा भैया हूँ। वह बच्चा फिर पूछता है, क्या तुम मुझे लेने आए हो? मम्मा बोल रही थी मेला भी भैया आएगा और मुझे लेकर जाएगा। प्रेम बोलता है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वह बच्चा प्रेम के गाल पर हाथ रख कर कहता है, भैया मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मा मेरे लिए खाना लेने जा रही थी, तभी बेहोश होकर गिर गई। प्रेम कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगाता हूँ। प्रेम डायपर को बुलाता है और कहता है, जाओ कुछ बाजार से खाने को ले आओ, और उसे पैसा भी दे देता है। 1 घंटे बाद एक आदमी गाड़ी लेकर आता है, प्रेम के सामने खड़ा होता है। तो प्रेम कहता है, राजन अंकल आप आ गए। राजन अपने साथ एक डॉक्टर बुलाए लाता है। राजन कहते हैं, औरत कहाँ है? तो प्रेम लोगों को हटाकर राजन को वहाँ ले जाता है जहाँ वह ज़मीन पर औरत पड़ी होती है। राजन सबको हटा देते हैं। राजन डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर आप इनको चेक कीजिए। डॉक्टर उस औरत को चेक करता है और कहता है, यह तो मर चुकी है, इनको मरे हुए कम से कम 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। प्रेम को यह सुनकर बहुत दुख होता है। राजन और प्रेम वहाँ खड़े लोगों से पूछताछ करते हैं, इनका कोई रिश्तेदार है, इनके पति कौन है? ये औरत
अभी कल परसों यहाँ भाड़े में रहने आई है, इसलिए ज़्यादा कोई इसके बारे में नहीं जानता है। उस औरत के बारे में कोई कुछ नहीं बता पाता। और प्रेम उस बच्चे से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वह प्रेम को बताता है, मेरा नाम सुमित है और मम्मा मेली मुझे सम्मी बुलाती है। प्रेम पूछता है, बेटा तुम्हारे पापा का क्या नाम है? बच्चा बोलता है, मुझे नहीं पता, मेरे पापा नहीं हैं, बस मेरी मम्मा है, वह भी मर गई। प्रेम उस बच्चे के गाल पर एक किस करता है और पूछता है, तुमको कैसे पता कि तुम्हारी मम्मी मर गई? वह बच्चा बड़े प्यार से प्रेम का चेहरा देखता है और रोते हुए कहता है, ये सारे लोग तो यही कह रहे हैं कि यह औरत मर गई है, तो मैं समझ गया मेरी माँ मर गई है। प्रेम कहता है, तुम्हारी मम्मी मरी थोड़ी है, तुम्हारी मम्मा तो वहाँ दूर आकाश में बैठी हुई तुमको देख रही हैं। बच्चा कहता है, सच्ची मेरी मम्मा नहीं मरी? प्रेम कहता है, आज से मैं तुम्हारा भैया और मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। मम्मा ने कहा है ना कि आज से तुम अपने भैया के पास रहोगे। सुमित खुश हो जाता है, हाँ आज से मैं अपने भैया के पास रहूँगा। प्रेम राजन अंकल से कहता है, अंकल हमें आंटी की चिता जलाने का इंतजाम करना होगा। राजन कहते हैं, ठीक है मैं सब इंतजाम कर दूंगा और दुकान पर सुमित को बैठा देता है। राजन अंकल जब सब इंतजाम कर लेते हैं तो प्रेम को फ़ोन करते हैं। प्रेम वहां पहुंच जाता है और सिम्मी की मां की चिता में अग्नि सिम्मी से दिलवा देता है। देह संस्कार के बाद प्रेम फिर सिम्मी को अपने साथ ले आता है। राजन कहते हैं, प्रेम सुमित को अनाथालय में डाल देते हैं। प्रेम सिम्मी के सर पर हाथ फेरते हुए उसे प्यार करता है और कहता है, नहीं अंकल मैं सम्मी को अपने पास रख लूँगा, वैसे भी मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, मैं इसको अपना छोटा भाई समझकर अपने पास रखूँगा, मैं इसे अनाथालय में नहीं भेजूँगा। तभी उसके कानों में निशा की आवाज़ पड़ती है। निशा कमरे में आते ही प्रेम को जागते देखती है तो उससे पूछने लगती है, अभी तक आप सोए नहीं? प्रेम पुरानी यादों से वापस आ जाता है। प्रेम निशा का चेहरा देखते हुए कहता है, नहीं आज मुझे नींद नहीं आ रही है। निशा अलमारी खोलकर कपड़े निकालती है और वॉशरूम में कपड़े चेंज करने चली जाती है और प्रेम उठकर बैठ जाता है। जब निशा वॉशरूम से बाहर आती है तो प्रेम भी बेड से उठकर वॉशरूम की ओर चला जाता है। प्रेम जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी निगाह अलार्म सेट करती हुई निशा पर पड़ती है। निशा घड़ी में अलार्म सेट कर रही थी। प्रेम निशा को देखकर मुस्कुराता है और निशा के पास आता है और कहता है, कितने बजे का अलार्म सेट कर रही हो? निशा कहती है, 4 बजे का। प्रेम ने कहा, इतनी जल्दी उठकर क्या करोगी? कोई ज़रूरत नहीं है 4 बजे का अलार्म लगाने की, 6 बजे का अलार्म लगाओ। निशा कहती है, अरे बाबा हम 6 बजे का ही अलार्म लगा रहे हैं। प्रेम कहता है, तो ठीक है। तभी प्रेम की निगाह निशा के पैरों में जाती है। प्रेम गौर से निशा के पैरों को देखता है। निशा के पैरों में सूजन होती है। प्रेम निशा से कहता है कि तुम्हारे पैरों में सूजन क्यों है? निशा हड़बड़ा जाती है। प्रेम से कहती है, सूजन कैसे? सूजन नहीं तो वो तो ऐसे ही लग रहा है। प्रेम निशा के पैरों में उंगली लगाकर देखता है तो निशा कहती है, अरे रे ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे पैर क्यों छू रहे हैं? प्रेम निशा की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, जस्ट शट अप, मुझे देखने दो, तुम्हारे पैरों में सूजन क्यों है? प्रेम निशा के पैरों की तरफ इशारा करके निशा से कहता है, बताओ सूजन क्यों आई तुम्हारे पैरों में? दोनों पैर तुम्हारे सूज गए हैं। निशा कहती है, अरे हम घूमने गए थे ना माँ के साथ, शायद इसलिए पैरों में सूजन आ गई है। प्रेम कहता है, क्या माँ के साथ पहाड़ चढ़ रही थी जो पैरों में सूजन आ गई है? सूजन ज़्यादा चलने की वजह से या फिर ज़्यादा ऊंची जगह चढ़ने की वजह से आती है, बोलो कहाँ चढ़ गई थी? निशा उसके चेहरे को देखकर कहती है, नहीं कहीं नहीं चढ़े थे, आपको तो बस हमारे शरीर के एक एक अंग देखने की आदत है। और यह कहकर वह चुप हो जाती है
और मन ही मन कहती है, चील जैसी आंखें हैं, बस कमरे में आए नहीं कि हमारे बस शरीर को ताकते रहते हैं, कहाँ सूजन है, कहाँ चोट है, कहाँ क्या है। तभी प्रेम कहता है, मन ही मन क्या बड़बड़ा रही हो। प्रेम निशा के पैरों में स्प्रे कर देता है और थोड़ी दवाई लगा देता है। उसके बाद खड़ा होता है और निशा के चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाता है और दांत पीसते हुए कहता है, निशा प्रेम सिंह, अगर कल तक तुम्हारे पैरों की सूजन ठीक नहीं हुई तो मैं तुम्हें एक ही जगह 2 इंजेक्शन लगवा दूंगा, यह बात मेरी ध्यान में रखना। यह कहकर प्रेम हाथ धोने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वहाँ से हाथ धोते धोते बड़बड़ाता है, इंजेक्शन का नाम सुनकर डर गई, डरपोक कहीं की। ऐसे तो बड़ी झांसी की रानी बनती घूमती हो, इंजेक्शन से इतना डरती हो। इधर निशा इंजेक्शन का नाम सुनकर जल्दी से ब्लैंकेट उठाती है और अच्छे से अपनी को कवर करके आंख मूंद के लेट जाती है, अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। तभी प्रेम वॉशरूम से हाथ धो के आता है, निशा को आंखें बंद किए हुए बेड पर देखता है तो मुस्कुरा देता है और खुद भी बेड पर आ जाता है। निशा को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, निशा मैं जानता हूँ तुम सो नहीं रही हो। निशा आंखें खोलकर उसकी तरफ देख कर कहती है, जब देखो आप मुझे इंजेक्शन की धमकी देते रहते हो, क्या मैं इंजेक्शन से इतना डरती हूँ क्या? नहीं, मैं नहीं डरती इंजेक्शन से, समझे आप। प्रेम निशा को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, हाँ तुम तो झांसी की रानी हो, झांसी की रानी तो तलवार लेती हैं। अगर कल तुम्हारे पैरों की सूजन ठीक नहीं हुई तो फिर देखते हैं, झांसी की रानी को इंजेक्शन लगवा देंगे। निशा आंख मूंदे उसको जीभ चढ़ाती है। प्रेम हंस पड़ता है और प्रेम कहता है, अच्छा जीभ चढ़ा रही हो, अभी बताता हूँ। प्रेम निशा को अपनी बाहों में कस के भर लेता है और प्यार करने लगता है। निशा भी उसकी बाहों में आकर लिपट जाती है। निशा को प्रेम की बाहों में एक सुकून सा मिलता है। निशा का सारा डर भाग जाता है। निशा प्रेम की बाहों में सुकून से सो जाती है और प्रेम भी नींद के आगोश में खो जाता है। सुबह प्रेम की आंख खुलती है तो वह अपने बगल में देखता है तो निशा वहाँ नहीं होती है और वह उठ के सीधा वॉशरूम जाता है और फ्रेश होकर बाहर आता है। सोफे पर उसके कपड़े निकले रखे होते हैं। प्रेम जल्दी से तैयार होता है। आज प्रेम का सारा सामान सोफे पर रखा होता है, उसका वॉलेट, रुमाल, घड़ी, फाइल, सब कुछ निशा निकाल के रख गई थी। प्रेम सारा सामान लेकर नीचे ड्राइंग रूम में आ जाता है और डिनर रूम में पहुंच जाता है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। प्रेम बैठ जाता है। निशा प्रेम को नाश्ता देने लगती है। निशा प्रेम से कहती है, यह मैंने पराठे आपके लिए बनाए हैं जो बहुत कम घी में बने हैं। प्रेम नाश्ता करने लगता है और नाश्ता करते हुए बड़ी माँ से कहता है, माँ आज आप सम्मी का कपड़ा साफ करवा दीजिए क्योंकि 1 हफ्ते बाद सम्मी आने वाला है। बड़ी माँ खुशी से कहती है, क्या सम्मी आने वाला है? प्रेम बोलता है, आप उसका कमरा पहले जैसे करवा दीजिए, उसकी एक एक चीज़ साफ करके रखवा दीजिए, कोई चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। तभी नानी और दादी दोनों एक साथ डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठती हैं। दादी बोलती हैं, सम्मी आ रहा है, कब तक आएगा? तभी वहाँ विशाखा और वैशाली भी आ जाती हैं और सम्मी का नाम सुनते ही खुशी से उछल पड़ती हैं। वाह, सम्मी आ रहा है, भैया कब आ रहा है? प्रेम कहता है, 1 हफ्ते बाद। सब लोग खुश हो जाते हैं। निशा को समझ नहीं आता कि आखिर ये सम्मी है कौन। वह किचन में अंदर कुष्मा से पूछती है, कुष्मा दीदी यह सम्मी कौन है? कुष्मा दीदी कहती है, इस घर के सबसे छोटे बेटे, वह लंदन में है ना, तो वह आ रहे हैं 1 हफ्ते बाद। देखना भाभी, वह जब आएंगे तो कितना मज़ा आएगा। वह सबको बहुत हंसाते हैं और बहुत अच्छे भी हैं। फिर प्रेम चेयर से अपना कोट उठाता है और सबको बाय कह के ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही प्रेम ऑफिस के लिए निकल जाता है, निशा कुसुमा से कहती है, दीदी आप भी तैयार हो जाओ, हमें भी जल्दी मंदिर के लिए चलना है और जल्दी से वापस आ जाना है। कुसुमा बोलती है, हाँ हाँ भाभी चलिए,
निशा कहती है, ज़रा हम मंदिर से सारा सामान लेकर आ जाते हैं। निशा किचन से बाहर जाती है। तभी दादी कहती है, नहीं निशा, आज तुम कहीं नहीं जाओगी। प्रेम का कोई विश्वास नहीं, वह दोपहर को फिर आ जाएगा तो हमारी जान हलक में अटक जाएगी। निशा कहती है, नहीं दादी, आज वह नहीं आएंगे। हमने उनका सारा सामान उनको दे दिया है और आज उनकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए आज वह घर नहीं आएंगे, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या निशा आज फिर से मंदिर जा पाएगी या नहीं? ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।